गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेशनल इनकम की और ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए का जो कंसेप्ट है और उसके साथ साथ पार्टिसिपेटरी नोट और मनी लॉन्ड्रिंग या नेशनल सिक्योरिटी को लेके या हमारे फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी को लेके उसका क्या इम्पैक्ट होता है हम उसको देखेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में, हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था, फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ा। फिर अब हमने देखा है कि हमने भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अडॉप्ट किया है। तो हमने देखा था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट मार्केट प्राइस में कैसे आते हैं, कैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हम अगर डिप्रिसिएशन को अकाउंट करेंगे तो फिर वो नेट हो जाएगा, ग्रॉस से वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जीडीपी जो एक डोमेस्टिक बाउंड्री से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको अगर हम सिटीजनशिप का फिल्टर लगाएंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे सिटीजन्स के द्वारा या हमारे नागरिक के द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं उसका जो वैल्यू है अगर उसको सबका कंबाइन करेंगे तो वो फिर नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उसका भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता था और नेट नेशनल प्रोडक्ट होता था। फिर हमने देखा था कि जो जीडीपी का जो इफेक्ट होता था वो इन्फ्लेशन उस पर क्या इम्पैक्ट डालता है, तो करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस पे लेते थे। हमने ये भी देखा था कि 2004-5 का जो बेस ईयर था उसको चेंज कर दिया गया है, हमारा बेस ईयर 11-12 का है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें देखी थी। लेकिन हमने फाइनली जो चीज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने कंसेप्ट एंड किया था वो ये था कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हमने अडॉप्ट की है अभी हमारा आउटपुट को स्टडी करने के लिए वो परफेक्ट नहीं है। हमने ये भी देखा था कि अगर जीडीपी बढ़ रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आउटपुट भी बढ़ रहा हो। आउटपुट कांस्टेंट रहने पे अगर हमारा फैक्टर कॉस्ट बढ़ रहा है साथ साथ हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो भी हमारी जीडीपी बढ़ी हुई है। लेकिन भले ही हमारा आउटपुट सेम, हमारा आउटपुट एज इट इज सेम का सेम रह सकता है लेकिन हमारी जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो जीडीपी का मेजरमेंट होता है वो क्वार्टर में होता है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है उसको 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। 4 क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर होगा 3-3 मंथ का। तो जब हम जीडीपी का कंपैरिजन करते हैं कि जीडीपी इस बार 6.5% ग्रोथ से बढ़ा है, तो अगर हम क्वार्टर को देख रहे हैं अप्रैल मई जून के, तो हम उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के अप्रैल मई जून के क्वार्टर से, तभी ये कंपैरिजन वाजिब होगा। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो गिर रही है, ये अब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4.5% ग्रो कर रही है, 4.5% ही ग्रो कर रही है, कम हो गया है उसका ग्रोथ का रेट। तो हम जो ये कंपैरिजन करते हैं वो कंपैरिजन करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर के फिगर के बेसिस पे। ठीक है। नहीं, रियल इनकम आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द रियल इनकम ऑफ द नेशन। रियल इनकम को आप डिफाइन करिए मेरे को पहले। हम जो बात करते हैं रियल जीडीपी, वो रियल जीडीपी की जो बात होती है वो होती है जब जीडीपी को इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से अलग करके देखते हैं। लेकिन रियल इनकम को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं पहले आप मेरे को ये बता दीजिए। अगर बेसिक इकोनॉमी के कंसेप्ट से देखेंगे तो रियल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो
इन्फ्लेशन से एडजस्टेड है, मतलब उसमें जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको हटा दिया गया है, तो उसको रियल इनकम बोलते हैं। रियल जीडीपी देश के कंपैरिजन में देखेंगे तो देश का वो जीडीपी जिसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया गया है कि इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू बढ़ा हुआ ना। तो रियल इनकम ऑफ द नेशन, ये स्टेटमेंट मैं करेक्ट या रॉन्ग नहीं बोलूँगा, लेकिन रियल इनकम को डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल इनकम या रियल इनकम आप कैसे बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट बोला नहीं जा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको पहले रियल इनकम या एक्चुअल इनकम को डिफाइन करना पड़ेगा। आप हर तरीके से एक देश की उत्पादक क्षमता को नाप सकते हैं, बस आपका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक ही क्राइटेरिया सही है वो नहीं होता। देखो, रियल इनकम का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी प्राइस अलग होता है, वो तुम अलग कर रहे हो। पर कैपिटा इनकम वाला कंसेप्ट जो है वो अलग है, वो उसका रियल इनकम से या फिर एक्चुअल इनकम से कोई रिलेशन नहीं है उसका। अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है तो मैं इसको देख के बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात होती है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी वही होता है जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के हिसाब से उसको आपने एडजस्ट नहीं किया है, तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा। रियल जीडीपी वो होता है जो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टेड जीडीपी है आपका, कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपने हटा दिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जीवीए के बारे में। किसी ने पढ़ा है जीवीए क्या होता है? जीवीए होता क्या है? किसी को बेसिक आइडिया है क्या हो सकता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर आप केवल वर्ड को समझेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। अब हम अगर देश के उत्पादन की बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी का जो नज़रिया है वो है कंज्यूमर के फॉर्म में। ये कंज्यूमर जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम देख रहे हैं, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हम पूरे उत्पादक क्षमता को देखते हैं कि एक कंज्यूमर देखता है कि इतने सारे गुड्स और सर्विसेज इस प्राइस पे अवेलेबल हैं, तो आपका जीडीपी का कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जीबीए का कंसेप्ट आता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इस पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं, लेकिन आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर कैपिटा इनकम में तब होगा जब आप उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। महेश का जो डाउट आया है वो ये बोल रहा है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर कैपिटा इनकम होता है, लेकिन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर कैपिटा इनकम को आप थोड़ा लूजली रिलेट कर सकते हैं तब जब आप इस फिगर को टोटल उससे डिवाइड करेंगे, पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, टोटल सिटीजन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपका नेशनैलिटी वाला इशू है इसमें। तो ये भी बहुत ही लूजली वर्डेड टर्म होगा। ठीक है, तो अगर नेशनैलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका पर कैपिटा इनकम आना चाहिए। तो लेकिन ये आपका जो फॉर्मूला है वो अधूरा है, इसको टोटल सिटीजन से या टोटल नेशनल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इनका जवाब बिल्कुल सही आया है, वैट के कंसेप्ट की तरह होता है। जैसे वैट का टैक्स या जीएसटी का टैक्स जो है वो वैल्यू एडिशन के ऊपर होता है, वैसे ही अगर हम अपने देश की उत्पादक क्षमता को देख रहे हैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, और हम देख रहे हैं कि टोटल हमारा जो इकोनॉमी का आउटपुट है, ठीक है, टोटल हमारा इकोनॉमी का जो आउटपुट है उसमें से आप माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल का या जो आपने इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो आपका वैल्यू एडेड का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो रहा है, आपका टोटल जो आपका उत्पादन है मतलब जीडीपी, ठीक है, उसके बाद उसमें आप जो इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट आप यूज़ किए हैं, आपके इनपुट कॉस्ट आ रहे हैं, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको माइनस कर देंगे,
तो आपका टोटल वैल्यू एडिशन जो उस साल हुआ है उस देश में, उसका फिगर आ जाएगा। ये तो देश की पर्सपेक्टिव में हो गया। मेरे डाउट्स हैं वो देख रहा हूँ, उसको थोड़ी देर में आएंगे। तो अगर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इस पेन का एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं। अगर ये पेन 10 रुपए का है, इसको मार्केट में 10 रुपए का प्राइस है, तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 10 रुपए का आप मान सकते हैं कांस्टेंट प्राइस पर अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो। अब अगर इस पेन को बनाने में रॉ मटेरियल का खर्चा आया, रॉ मटेरियल आया 4 रुपए का, तो आपने टोटल वैल्यू एडिशन कितने का किया है इस पेन को बनाने में? मतलब रॉ मटेरियल तो था, ठीक है, रॉ मटेरियल तो था, लेकिन उसको आपने वैल्यू डाल के इसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया है रेडी फॉर कंजम्पशन, जिसके लिए आप जीडीपी को यूज करते हैं, ठीक है। तो रेडी फॉर कंजम्पशन बनाने के लिए, इस पेन को तैयार करने के लिए आपने 4 रुपए का रॉ मटेरियल लगाया है और इसका प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना होगा इस पेन को लेके? आपने कितने रुपए का वैल्यू ऐड किया है इस पेन को लेके? ₹6 का एडिशन किया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका GVA होगा। अगर आप इसको हर प्रोडक्ट के लिए और पूरे देश को जोड़ करके देखेंगे तो ये आपका GVA होगा। तो GVA एक तरह से आपको बता रहा है कि आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है, आपने कितना वैल्यू आउटपुट दिया है अपने देश को, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है GVA का, ठीक है। तो इसमें लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं 10 रुपए का पेन है, ठीक है, तो 10 रुपए का पेन है, अगर मैं इसमें बोलूं कि आपको जो है 2 रुपए का टैक्स लग रहा है और 1 रुपए की आपको सब्सिडी मिली हुई थी इस पेन को, तो इसका एक्चुअल जीवीए कितना होना चाहिए? हम बोल रहे हैं 10 रुपए इसका मार्केट में प्राइस है, 4 रुपए इसके रॉ मटेरियल में लगे हुए हैं, तो आप बोल रहे हैं इसका 6 रुपए जीवीए, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको और डेटा देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ इसकी 10 रुपए की प्राइस है, उसमें इस प्राइस को 10 रुपए लाने के लिए इस पे 2 रुपए का टैक्स लगा है और 1 रुपए जो है वो सब्सिडी में मिली हुई थी। तो अब इसका जीवीए बताइए मुझे। मतलब प्राइस इसकी 10 रुपए है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट 4 रुपए है, इसकी 10 रुपए की प्राइस में 2 रुपए का टैक्स लगा हुआ है और 1 रुपए की सब्सिडी लगी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे इसका जीवीए बताइए। आपको मैं डेटा फिर दे रहा हूँ, 10 रुपए इसकी फाइनल प्राइस है, 4 रुपए इसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, 2 रुपए इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है जो इस 10 रुपए में इंक्लूडेड है, ठीक है, और 1 रुपए जो है वो सब्सिडी का मिला हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, जीवीए क्या होना चाहिए? अभिनव का आंसर आ गया है, महेश का भी आंसर बिल्कुल सही आया है 5-5 के हिसाब से। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे आ रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं 10 रुपए इसका प्राइस है, इसमें 2 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, तो मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू 8 रुपए है। अब बोल रहे हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू में 1 रुपए आपको सब्सिडी मिल रही है, मतलब 1 रुपए इसका आर्टिफिशियली वैल्यू कम किया गया है, तो मतलब इसकी वैल्यू 9 रुपए है। तो आपने जो टोटल वैल्यू एडिशन किया है टैक्स और सब्सिडी को अकाउंट करते हुए, तो वो 5 रुपए का किया है, ठीक है। तो 4 रुपए का आपने रॉ मटेरियल लिया है, 5 रुपए उस पर खर्चा किया है, अपना वैल्यू एडिशन किया तो 9 रुपए हो गया, 2 रुपए टैक्स लगा तो 11 रुपए हो गए, 1 रुपए गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली तो अब हो गया 10 रुपए। तो फाइनल प्राइस है 10 रुपए, 4 रुपए जो था इंटरमीडियरी का था, उसमें खर्चा रॉ मटेरियल का खर्चा था, ठीक है, और उसके बाद जो सब्सिडी मिली थी उसको आपने जोड़ दिया, टैक्स को हटा दिया, तो फाइनल इसकी प्राइस आती है 10 रुपए। तो एक्चुअली में जीवीए बेटर है या जीडीपी बेटर है? किसी अगर हम उत्पादक क्षमता को देखना चाह रहे हैं, हमारे देश का प्रोडक्शन या हमारे देश की सर्विसेज कैसी परफॉर्म कर रही हैं, उसको अगर देखना चाह रहे हैं, तो जीवीए बेटर है या जीडीपी बेटर है? आपका असली आउटपुट किससे दिख रहा है, जीवीए से दिख रहा है या जीडीपी से दिख रहा है? पहले ये इसका जवाब दीजिए, फिर कई लोगों का बहुत
आंसर अलग अलग आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को ये लग रहा है कि कई लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हम 5 रुपए कैसे कैलकुलेट किए जीवीए का। अब मैं लिख के आपको बताना चाहूंगा। पेन है 10 रुपए का, तो ये 10 रुपए का पेन है, तो अभी आप क्या बोलेंगे कि आपका जो उत्पादक क्षमता है वो 10 रुपए के बराबर है, अगर जीडीपी को ही देखेंगे तो। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूं कि इसमें 4 रुपए का आपने रॉ मटेरियल यूज किया है, ठीक है, तो आपका टोटल आपने कितना वैल्यू ऐड किया है इकोनॉमी में। 4 रुपए का इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट यूज करते हुए आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, तो उसका टोटल होना चाहिए 6 रुपए। 6 रुपए आपने वैल्यू को ऐड किया है। एक रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक था, जो इंक था, वो ऐसे नहीं बिकता, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं था। उसको जीडीपी का हिस्सा बनाने के लिए, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसको कंज्यूम किया जा सके, आपने वैल्यू एडिशन किया है। वैल्यू एडिशन किया है 6 रुपए का, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पेन में टैक्स भी लगता है और इस पेन को बनाने के लिए सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। तो ये जो 6 रुपए है, ये इसका एक्चुअल अभी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। अब आपको देखना पड़ेगा, इसमें 2 रुपए का टैक्स लगा है, लेकिन तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पेन एक्चुअली 8 रुपए का है और हमको 10 रुपए का पड़ रहा है क्योंकि टैक्स लग रहा है। तो अब क्या लग रहा है, 4 रुपए का रॉ मटेरियल, 8 रुपए का फाइनल कॉस्ट जो है विदाउट एनी टैक्स। तो अब हमको लग रहा है कि हमारा जीवीए जो है, हमने वैल्यू एडिशन किया है, वो किया है 4 रुपए का। बाद में हमको पता चलता है कि इसका प्राइस में गवर्नमेंट 1 रुपए का सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो 1 रुपए का सब्सिडी मिल रहा है, तो एक्चुअली में आपने वैल्यू किया था 1 रुपए का और ऐड, तो टोटल 5 रुपए का आपने वैल्यू एडिशन किया था, ठीक है। तो 5 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था, तो हमारा जीवीए जो है कैलकुलेट कर रहे थे, जो 4 रुपए का रॉ मटेरियल यूज करते हुए हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका कॉस्ट 10 रुपए है मार्केट में, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है। उसमें जब आप सब्सिडी का, एक जो सब्सिडी के कारण प्राइस कम हो रही है उसको हटा देते हैं, और टैक्स के कारण जो आर्टिफिशियली वैल्यू बढ़ रही है उसको हटा देते हैं, तो आपके पास एक्चुअल जो आपने वैल्यू ऐड किया है, मतलब केवल खाली प्लास्टिक और खाली स्याही, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं था मार्केट में। वो आपकी जीडीपी का हिस्सा नहीं बनता क्योंकि उसको कोई कंज्यूम नहीं कर सकता। उसमें आपने 5 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, तब जाके पेन बना है। तो आपकी इकोनॉमी का जो रियल आउटपुट है, जो महेश ने बोला भी है, वो आपके जीवीए से समझ में आता है, ठीक है। तो एक्चुअल जीवीए इस एग्जाम्पल में, इस पेन के एग्जाम्पल में 5 रुपए का था। और जब ऐसे ही हम सारे प्रोडक्ट्स और सारी सर्विसेज जिसको हम फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, उसके एक्चुअल वैल्यू एडिशन को हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम हमारे देश की जीडीपी में से अगर हम टोटल इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमारे देश का वैल्यू एडिशन हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस वैल्यू एडिशन हमें मिल जाएगा। हमने देखा था ना कि कई बार जीडीपी एट मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ठीक है। तो जीवी हमको क्या दिखा रहा है कि एक्चुअली में हमारा जो वैल्यू एडिशन है देश में, हमारी उत्पादन के प्रोसेस में जो वैल्यू एडिशन किया जा रहा है हर प्रोडक्ट को लेके, वो इम्प्रूव हुआ है। तो ये एक बेटर इंडिकेटर है ग्रोथ को मेजर करने का या आउटपुट को मेजर करने का, ठीक है। तो ये समझ में आया या नहीं समझ में आया है, उसके बाद हम आपके डाउट्स को लेंगे। पहले इस कंसेप्ट में ये 5 रुपए की वैल्यू कैसे आई या जीवीए का फॉर्मूला कैसे आया, वो अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए, हम इसको दोबारा करेंगे, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? ये 5 रुपए का वैल्यू कैसे आया था, या जीवीए बेटर क्यों है, या जीवीए का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, वो समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है इसमें, कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो? ये पूरे वैल्यू को हम समझने का प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं। 5 रुपए वाला क्लियर नहीं है। अब देखिए, इस पेन को मार्केट में अगर कोई खरीदता है, एक कंज्यूमर खरीदता है, तो आप बोलेंगे 10 रुपए में, तो आप बोलेंगे कि जीडीपी में 10 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, जीडीपी में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, आप ये बोलेंगे। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम देश के उत्पादन को वैल्यू एडिशन के बेसिस पे समझना चाहते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल हमारे यहाँ उत्पादन कितना हो रहा है, एक्चुअली हम अपने रॉ मटेरियल को कितना ज़्यादा प्रोसेस प्रोडक्ट में, फाइनल कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हम वैल्यू एडिशन से समझेंगे। जैसे कि एक लकड़ी का अगर लट्ठा पड़ा हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको खरीदेगा नहीं, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस करके एक कुर्सी बनाते हैं तो उस कुर्सी को लोग खरीदते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट है कंजम्पशन के लिए। हमने पढ़ा था ना कि जीडीपी में हम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेते हैं जो फाइनली कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि उस लट्ठे को चेयर बनाने के प्रोसेस में, या इस पेन में क्या क्या लगा हुआ है? प्लास्टिक लगा हुआ है, ये इंक लगी हुई है, और ये निब लगा हुआ है, ये इसके रॉ मटेरियल है। उसके बाद लैंड, लेबर, ये सब कॉस्टिंग वगैरह जो भी होगा वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपकी कंपनी का काम है इस पेन को बनाना। ठीक है, आपकी कंपनी का काम है कि आप रबर लेंगे, स्याही लेंगे, और निब के लिए स्टील को खरीदेंगे, रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, और अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगाएंगे। मतलब आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, आपका कैपिटल, आपका जो ये आएगा लैंड है जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपको इससे मिलने वाला प्रॉफिट। ठीक है, वो है इसमें आपका वैल्यू एडिशन का काम करने वाले लोग। तो 4 रुपए का आपने रॉ मटेरियल खरीदा एक पेन बनाने में, उसके बाद आपने इसमें वैल्यू एडिशन किया, और इस पेन को मार्केट में जाके 10 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो आपने 4 रुपए के रॉ मटेरियल में अपना वैल्यू एडिशन किया है, तब जाके मार्केट में 10 रुपए का पेन बिक रहा है। ठीक है, वही अगर सिंपल सी बात करें तो मक्के का प्राइस उतना नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली मक्के का प्राइस नहीं होता। आप लेकिन अगर मॉल में जाते हैं और एक छोटे से कटोरी में आपको बढ़िया सा स्वीट कॉर्न देता है, जिसमें मुश्किल से 2-3 रुपए का मक्का होता है, 1 रुपए या 1.5 रुपए के मसाले होते हैं, लेकिन आपको वो 40 रुपए लेता है, तो वो उसका वैल्यू एडिशन है। वैसे ही यहाँ पे इस पेन को बनाने में प्लास्टिक, स्याही और निब के लिए स्टील लगा। वो 4 रुपए का रॉ मटेरियल था, उसके बाद उसमें आपने वैल्यू एडिशन किया, अब जाके वो 10 रुपए हो गया। तो हमको लगा कि इसमें 6 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 रुपए का रॉ मटेरियल है, जिसको कोई कंज्यूम नहीं कर रहा था, जिसको कोई खरीद नहीं रहा था, उसमें आया है 6 रुपए का वैल्यू एडिशन, तब जाके वो मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है। लेकिन जब हम इसकी प्राइस को देखते हैं, अपने बिल, जब इसका बिल मिलेगा, 10 रुपए का आपको बिल मिलता है, तो आप देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में जब 10 रुपए का बिल आपने देखा है, तो उसमें 2 रुपए का टैक्स लगा है। मतलब इसकी एक्चुअल कीमत क्या है? 8 रुपए। 2 रुपए का टैक्स मिलाया है, तो इसका वैल्यू हो गया है 10 रुपए। तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इसका जो हम जीवीए 6 मान के चल रहे थे, वो जीवीए 6 नहीं है, इसका जीवीए होना चाहिए 4 रुपए। ठीक है, इसका जीवीए होना चाहिए 4 रुपए। फिर आप अखबार में पढ़ते हैं कि इस पेन को बनाने वाली कंपनी को 1 रुपए की पर पेन 1 रुपए का सब्सिडी मिलता है। ठीक है, पर पेन 1 रुपए का सब्सिडी मिल रहा है। फिर आप सोचेंगे नहीं नहीं, जो हम इसकी 4 रुपए की जीवीए समझ रहे थे, मतलब 4 रुपए का रॉ मटेरियल, 4 रुपए का वैल्यू एडिशन, 2 रुपए का टैक्स, 10 रुपए बन रहा था। लेकिन आप समझेंगे नहीं नहीं, इसमें इसकी वैल्यू एक्चुअली 11 रुपए होने वाली थी,
लेकिन गवर्नमेंट ने 1 रुपये सब्सिडी देके इसकी वैल्यू को कम कर दिया है, 10 रुपये का कर दिया है, ठीक है। तो आप अब समझेंगे कि इसमें वैल्यू एडिशन जो है वो 4 रुपये का नहीं था, वो 5 रुपये का था। मतलब 4 रुपये का रॉ मटेरियल, 5 रुपये का आपका वैल्यू एडिशन 9 रुपये, 2 रुपये टैक्स लगता है इसमें 11 रुपये, 1 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी लग गई, तो फाइनली जाके इसका प्राइस हुआ 10 रुपये। जब हम ऐसे ही सारे प्रोडक्ट और सर्विस जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं उसको अगर हम मिला के उसकी वैल्यू को देखेंगे तो हमने बोला उसको कि जीडीपी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी। ये हमारे कंसेप्ट था। इसमें हम बोल रहे हैं कि आप इसमें से हटा दीजिए टैक्स इन द प्रोडक्ट। जैसे इसमें 10 रुपये इसका फाइनल वैल्यू था, उसमें आपने टैक्स 2 रुपये को हटा दिया, तो वैसे ही देश की जीडीपी में से सारे जो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं प्रोडक्ट को, आप उसको हटा दीजिए। और इसमें हम जोड़ेंगे क्या, जो सब्सिडी मिल रही है, जो 1 रुपये की सब्सिडी मिल रही थी उसको इसके प्राइस में जोड़ेंगे। तो वैसे ही देश की जीडीपी में आपने पहले सारे टैक्सेस को माइनस कर दिया, घटा दिया, लेकिन साथ में सब्सिडी को जोड़ दिया, तो फाइनली आपको मिला ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब 4 रुपये के रॉ मटेरियल में 5 रुपये की आपकी मेहनत लगी है, 5 रुपये का आपका फैक्टर कॉस्ट लगा है, लैंड लगा है, लेबर लगा है, कैपिटल लगा है, एंटरप्रेन्योरशिप लगा है, 5 रुपये का आपने वैल्यू एडिशन किया, 1 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली, तो फाइनली इसका प्राइस क्या हो गया, 4 + 5 - 1 तो 8 रुपये, 2 रुपये टैक्स लगा, तब जाके इसकी प्राइस हुई 10 रुपये। तो जब हम इसको 10 रुपये एज इट इज लेते थे तो इसको हम बोलते थे कि ये हमारे देश की जीडीपी है, 10 रुपये की जीडीपी है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि एक्चुअली वैल्यू एडिशन कितने का हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू एडिशन 5 रुपये का हो रहा है। वैसे देश की जीडीपी को अगर हम देखते हैं, देश की जीडीपी के फिगर को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ ये नहीं बताता कि एक्चुअली आपके देश में कितना उत्पादन हुआ है या कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। वो डेटा जो है वो आपके एक्चुअल डेवलपमेंट को नहीं दिखाता, एक्चुअल डेवलपमेंट को दिखा रहा है, एक्चुअल उत्पादक क्षमता में जो बढ़ोतरी हुई है उसको दिखा रहा है। वो कंसेप्ट है जीवीए का, ठीक है। अब इसके बाद कोई डाउट है तो आप पूछिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इसको अगर दोबारा समझाना तो दोबारा समझाएंगे, मेरे पास 3 पेन है तो 3 बार और इसको समझा सकता हूँ, ठीक है। शांति से, ठंडे दिमाग से 30 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं होगा क्लियर तो कोई बात नहीं है, हम दोबारा पढ़ सकते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, क्लियर क्लियर ही ज़्यादा आ रहा है कमेंट, तो अब मैं आपसे पहले आपके पुराने डाउट्स के ऊपर जाता हूँ कि वो छूट ना जाए। तो एक तो ये था, आप बोल रहे थे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो होना चाहिए आपका पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम नहीं बोल सकते, नेशनल इनकम हाँ एक बेटर वर्ड होगा, नेशनल इनकम बोला जा सकता है, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट है। मतलब आपके देश में जो नागरिक हैं या देश के बाहर भी जो नागरिक हैं, वो जितना पैसा कमा रहे हैं, जितना आउटपुट कमा रहे हैं, उसको डिप्रिशिएशन से आप एडजस्ट कर दीजिए, तो वो आपका एक्चुअल नेशनल इनकम होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्चुअल पर कैपिटा इनकम आना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन से डिवाइड करना इसको ज़रूरी है। तो पहला तो ये डाउट है, ये ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद एक डाउट था डी मिनिमस लेवल को लेके। अगर आईएमएफ कहता है कि वो जीवीए को अप्लाई करेगा डी मिनिमस लेवल जो हमने बोला था ना
कि 1986 से 1988 का बेस ईयर लेते हुए जीडीपी का 10% है, वो ही हम एम्बर बॉक्स सब्सिडी में दे सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो उसी कंसेप्ट को ये लिंक कर रहे हैं जीवीए से। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि जीवीए डी मिनिमस लेवल पे होगा, लेकिन ये अभी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। आप मेरे को बताइए, जीवीए से लिंक करेंगे तो क्या ये बेस ईयर भी चेंज करेंगे? ठीक है, क्योंकि अगर सब सारे देशों के लिए बेस ईयर चेंज हो रहा है और सारे देशों के लिए अगर ये वो चेंज हो रहा है, तरीका चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये बैड होगा इंडिया के लिए, क्या पता सेम लेवल पे हो इंडिया के लिए। हमारे तो पहले का भी लेवल बैड ही मानते हैं, तो हम बोलते हैं हम 1986 से 88 के बीच में हमारा जीडीपी उतने अच्छे लेवल पे नहीं था, तो आपका बेस ईयर पहले से ही पुराना है। अगर आप जीवीए को लेंगे तो आप जीवीए के लिए सबको अप्लाई कीजिए, सारे देशों के लिए जीवीए का कंसेप्ट लगेगा, और साथ ही साथ आप बेस ईयर को भी सही करिए। आप जो इतना पुराना बेस ईयर लेके चले आ रहे हैं उसको आप ठीक करिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के लिए खराब हो, क्या पता पहले से बेहतर स्थिति हो जाए। तो ये स्टेटमेंट को कम्प्लीटली सही या गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। ठीक है, ये एक बार और मैं बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल था 4 रुपए का, बिक रहा था पेन 10 रुपए का। जब 10 रुपए का पेन बिक रहा था तो इसका अगर हम बोलें कि देश में सिर्फ यही पेन बना है और देश में कोई उत्पादन नहीं हुआ है, सिर्फ ये पेन बना है, तो हम बोलते कि देश की जीडीपी है वो 10 रुपए के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 4 रुपए का, इसमें अब हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं कि इस पेन में कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो हम ये नहीं कहा था कि 4 रुपए का रॉ मटेरियल लगा था और 6 रुपए का जब इसकी पेन के प्राइस में से हटाते हैं तो हमको लगता है कि इसमें 6 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है। 4 रुपए का रॉ मटेरियल है और 6 रुपए का वैल्यू एडिशन है, लेकिन एक्चुअली में टैक्स और सब्सिडी का जो खेल है वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया था। अब हम अगर बिल को देखेंगे तो हमको पता चलता है कि कॉस्ट 10 रुपए जो आई है इस पेन की, वो इसका टैक्स के साथ का प्राइस है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, ठीक है। तो जब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोल रहे हैं तो इसमें 2 रुपए का टैक्स लगा हुआ है। आप बिल में देखते हैं तो 2 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, तो इसके पेन का एक्चुअल वैल्यू कितना है? वो है 8 रुपए। 8 रुपए हुआ है, तो 6 रुपए जो आप सोच रहे थे वैल्यू एडिशन है, उसमें से 2 रुपए का हिस्सा जो था वो टैक्स का था। तो एक्चुअली में वैल्यू एडिशन हुआ था 4 रुपए का, सिर्फ 4 रुपए का रॉ मटेरियल, 4 रुपए का वैल्यू एडिशन और 2 रुपए का टैक्स। लेकिन बाद में आपको पता चला कि इस एक पेन को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 1 रुपए की सब्सिडी दी थी। मतलब जो आपका वैल्यू एडिशन 5 रुपए का लगता था, सॉरी 4 रुपए का लग रहा था, वो एक्चुअली आपने 5 रुपए का किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 रुपए की सब्सिडी दी थी, इसलिए वो हमको 4 रुपए का लगने लगा। मतलब 4 रुपए का रॉ मटेरियल, 5 रुपए का आपने इसमें वैल्यू एडिशन किया था, तो टोटल 9 रुपए इसका कॉस्ट होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी तो उसके कारण उसका 4 रुपए ही वैल्यू एडिशन दिखा हमको, ठीक है। दिखा, था नहीं, था तो पूरा 5 रुपए का। तो 5 रुपए का वैल्यू एडिशन, 4 रुपए का इसका रॉ मटेरियल, टोटल 9 रुपए। 1 रुपए सब्सिडी थी तो 8 रुपए हो गया, और 2 रुपए इसके ऊपर टैक्स लगा तो 10 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये अब समझ में अगर आया है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम पीछे चलेंगे, फिर से इसको पढ़ेंगे। 6 रुपए का जो ब्रेकअप था उसको, हाँ चलिए बढ़िया है। अब हम इसमें अगर कोई डाउट होगा भी ना, किसी और को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार डाउट पूछना कोई खराब चीज़ है। जब तक खुद को समझ, थोड़ा सेल्फिश होना सीखिए आप लोग। जब तक समझ में नहीं आ रहा है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको पूछते रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपकी शर्म आपका आंसर नहीं दिलाएगी। आपका जो बेशर्मी से जो आपने डाउट पूछे थे, तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, वो आपको आपका आंसर दिलवाएगी, ठीक है, वो आपको आपका आंसर सही करवाएगी, ठीक है। तो अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है, मैं आपको 15 सेकंड दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब
अब हम देखते हैं जीवीए और जीडीपी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप अब मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि जीवीए और जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव वाला हिंट देता हूं मैं कि हमने एक पर्सपेक्टिव की बात की थी, उसके हिसाब से बताइएगा। नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी टैक्स का कोई रिलेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट सब्सिडी का और टैक्स नहीं, टैक्स तो 2 रुपए ही लगेगा, ठीक है। टैक्स आपका 8 रुपए पे लगा है, टैक्स हमेशा कॉस्ट पे लगता है, तो कॉस्ट इसका 8 रुपए था, तो 8 रुपए पे 2 रुपए टैक्स लगा था। उसका सब्सिडी से कोई मतलब नहीं है, सब्सिडी इसका कॉस्ट डिटरमाइन करता है। एक्चुअली इसका कॉस्ट 9 रुपए था, लेकिन सब्सिडी मिला, इसकी वजह से इसका कॉस्ट 8 रुपए हो गया, ठीक है। और फिर उसके ऊपर 2 रुपए का टैक्स लगा। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देता तो इसके ये 9 रुपए का होता, 9 रुपए का होता, और फिर टैक्स उसके ऊपर 9 रुपए के हिसाब से लगता, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट सब्सिडी को और टैक्स को अलग कर दें। क्लियर है? साकेत ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जीवीए जो है वो प्रोड्यूसर के एंगल से हो रहा है, क्योंकि कितना आप सप्लाई कर रहे हैं, कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं एक प्रोडक्ट में, तो एक प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव हो गया। और जीडीपी जो है वो कंज्यूमर के एंगल से है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, की डिफरेंस है। आप ये भी बोल सकते हैं जो जीडीपी है वो बेटर गॉज करता है हमारे प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। इकोनॉमी को बेटर गॉज करेगा जीवीए। जीडीपी जो है उसमें क्योंकि टैक्स का इफेक्ट होता है, इसलिए वो बेटर गॉज नहीं होता है हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन का, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, जीवीए जब हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये एक पेन है, वैसे ही अलग अलग तरीके के सर्विसेज होते होंगे, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट है, केवल पेन नहीं है, और भी बहुत सारे मशीनरी बनती है, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनती है। तो जीवीए का कंसेप्ट अगर आप लगाएंगे तो आप सेक्टर के हिसाब से पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। आप सेक्टर स्पेसिफिक डेटा दे सकते हैं कि इस सेक्टर का इतना वैल्यू एडिशन आ रहा है, इस सेक्टर का इतना वैल्यू एडिशन आ रहा है, इस सेक्टर का इतना वैल्यू एडिशन आ रहा है। तो ये आपको सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ देगा, ठीक है। ये साकेत ने बहुत अच्छा दे दिया है कि जीवीए जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक डेटा दे रहा है। मतलब पेन बनाने वाली इंडस्ट्री में इतना वैल्यू एडिशन होता जा रहा है इस क्वार्टर में, वैसे ही ये कोई अगर कॉपी बनाने वाली इंडस्ट्री है उसमें इतना ज़्यादा हो रहा है, वैसे ही अगर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को देखेगा तो उसमें वैल्यू एडिशन अलग से पता कर सकते हैं। तो आप सेक्टर स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन जो है अपनी इकोनॉमी में उसको देख सकते हैं। जब आप सेक्टर स्पेसिफिक डेटा आपके पास रहेगा तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां स्पेशल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जहां स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जीवीए का जो डेटा होगा, क्योंकि वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है, इसीलिए वो बेटर फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। क्योंकि जीडीपी का जो डेटा होता है वो ओवरऑल डेटा होता है, और जीवीए का जो डेटा होता है वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है। तो पॉलिसी बनाने के लिए जीवीए का डेटा बेटर होता है, ठीक है। जीडीपी बेटर है एक दूसरे का कंपैरिजन करने में, मतलब दो देशों के बीच में कंपैरिजन करने में। जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो कंपैरिजन कर रही है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उनके लिए जीडीपी का डेटा बेटर है। बट अपनी कंट्री में पॉलिसी बनाने के लिए हमेशा जीवीए का डेटा बेटर होगा, ठीक है। रजत ने बहुत बढ़िया लिखा है, GDP does not take into account the taxes, subsidy, raw material which are already there, whereas GVA gives the actual value of goods and services produced। मतलब कितना आपने वैल्यू एडिशन किया उस रॉ मटेरियल के ऊपर, ये बहुत बढ़िया एक डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो अब जीवीए के कंसेप्ट में कोई डाउट है या नहीं है? अगर डाउट है तो हम दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम अब इसको ख़त्म करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो एक छोटा सा टॉपिक है पार्टिसिपेटरी नोट, तो पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में पढ़ेंगे। किसी को डाउट है तो हम दोबारा जीवीए को समझ सकते हैं, नहीं तो हम आगे पार्टिसिपेटरी नोट में बढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी नोट, किसी को पता है क्या होता है पार्टिसिपेटरी नोट? पार्टिसिपेटरी नोट हम उसको उसके नाम से ही समझेंगे, उसके नाम से याद रखेंगे। देखो, जीवीए और जीडीपी का जो डिफरेंस है, एक तो जीडीपी जो है वो कंज्यूमर के एंगल से, और जीवीए जो है वो प्रोड्यूसर के एंगल से। मतलब प्रोड्यूसर कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है उसको अगर जब नापते हैं तो वो आपका जीवीए बनाता है, और जीडीपी जो है वो टोटल आपके वैल्यू का, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसका जो फाइनल प्राइस है, मतलब कंज्यूमर के एंगल से। ठीक है, तो आप हमेशा जो इन्वेस्टमेंट वाला होता है या एक्सपेंडिचर साइड वाला होता है वो जीडीपी को दर्शाता है, और यहाँ पे आप जब एक वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं तो वो जीवीए को दर्शाता है। अगर जीवीए आपका जो रहता है वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है, और जीडीपी जो होता है आपका वो ओवरऑल पिक्चर देता है इकोनॉमी का, इसलिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जीवीए बेटर है जीडीपी से। ठीक है, तो ये एक चीजें हैं। देखिए, सर्विस में हमेशा एक्सपेंडिचर मेथड होता है कैलकुलेशन का, तो सर्विसेज में आप बोल सकते हैं कि आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, मतलब आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसमें रॉ मटेरियल जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा है, कंप्यूटर हो गए, जो आप बेसिक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहे हैं, आपने लोगों को सैलरी दी है वो यूज़ कर रहे हैं, आप जो अपनी कंपनी चला रहे हैं उसको दे रहे हैं वो कर रहे हैं, आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपका उस पर वैल्यू एडिशन करेगा। गुड्स में अलग तरीके से देखते हैं, सर्विसेज में अलग तरीके से देखते हैं। सर्विसेज में यूजुअली बोलते हैं आपका जो आपने प्राइस कोट किया है उसके हिसाब से, अगर आपको कोई टैक्स और सब्सिडी लग रही है तो सब्सिडी मिल रही है उसको आप हटाएंगे, उसके साथ साथ जो आपका रॉ मटेरियल लगा है, रॉ मटेरियल यूजुअली उसमें कुछ होता नहीं है, तो उस हिसाब से ही उसका जीवीए आएगा। लेकिन फिर भी आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली आपका जीवीए बता देंगे। मतलब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपने कितना ज़्यादा अपना मैन पावर यूज़ किया है, आपने कितना ज़्यादा अपना एग्जिस्टिंग सेटअप यूज़ किया है, चाहे वो कंप्यूटर का सेटअप हो, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर का सेटअप हो, चाहे वो क्लाउड का सेटअप हो, कितना यूज़ किया है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है पार्टिसिपेटरी, दूसरा है नोट। तो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? साकेत ने जवाब दे दिया है, फॉरेनर कर रहे हैं। अब मैं अगर चाहूँ, अगर मेरे पास बहुत पैसा है, ये चलिए साकेत को पैसा देते हैं कि साकेत के पास बहुत पैसा है, बोलता है कि मैं इंडिया में खर्चा कर करके त्रस्त हो गया हूँ, अब मेरे को दूसरी इकोनॉमीज पे अपना खर्चा करना है, पैसा लगाना है। तो जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैन कार्ड लगता है, आपको डीमेट अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, आपका केवाईसी नॉर्म होता है, वैसे ही हर देश के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लगाना पड़ता है। तो अब साकेत को अगर ये सब करना है, 100 देशों में इन्वेस्ट करना है, उनकी मार्केट में पैसा लगाना है, उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, उनके शेयर्स खरीदने हैं, उनके बॉन्ड खरीदने हैं, उनके डिबेंचर खरीदने हैं, तो उसके लिए उसको हर देश में अपना एक केवाईसी बनाना पड़ेगा, हर देश में अपना एक पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, हर देश में अपना एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है, हर जगह प्रोसेस फॉलो करते जाओ। फिर अपना एक, आपको एड्रेस बनाने के लिए वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट अलग से करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इतने पचड़े में नहीं पड़ते हुए साकेत क्या करता है, एक बड़ी कंपनी के पास जाता है जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने का, देशों में, अलग अलग देश की मार्केट में इन्वेस्ट करने का परमिशन है एक कंपनी के पास जो अनूप चला रहा है। तो साकेत जो है वो अनूप की कंपनी के पास जाएगा,
और अनूप की कंपनी को बोलेगा कि ये लो मेरे से 1 करोड़ रुपए और इस देश में ये इंस्ट्रूमेंट खरीदो, ठीक है। तो अनूप की कंपनी जाएगी उस देश में, वो डेट पे वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लेगी, लेकिन खरीदेगी अपने नाम से। अब साकेत के पास क्या प्रूफ है, तो साकेत को वो एक नोट देती हैं। तो नोट एक डेरिवेटिव की तरह हो गया, मतलब उसका नोट का खुद का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो वैल्यू डिराइव कर रहा है किससे, जो 1 करोड़ रुपए साकेत के लगे हुए हैं अनूप की कंपनी के नाम से। तो उस नोट की खुद में कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू डिराइव कर रही है अपने इन्वेस्टमेंट से। तो एक तरह से डेरिवेटिव का इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो साकेत को वो नोट मिलेगा, नोट लेके साकेत खुश हो जाएगा कि इस नोट के बेसिस पे उसने दूसरे देश के फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा दिया है। तो साकेत एज अ फॉरेनर दूसरे देश के मार्केट में पैसा लगा रहा है, उसके इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके बिना वहाँ डायरेक्टली इन्वेस्ट किए इनडायरेक्टली एक कंपनी के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा है। और वो कंपनी साकेत को एक नोट प्रोवाइड कर रही है, अनूप की कंपनी साकेत को एक नोट प्रोवाइड कर रही है, ये लिख के दे रही है कि आपसे हमने 1 करोड़ रुपए लिए हैं और आपके 1 करोड़ रुपए को हमने इस शेयर को खरीदने में लगाए हुए हैं। तो जब 1 साल बाद साकेत जब जाएगा अनूप की कंपनी के पास, वो नोट दिखाएगा, तो अनूप की कंपनी चेक करेगी कि 1 साल पहले तो हमने उस शेयर को 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। तो जो उस समय की वैल्यू होगी, उस शेयर को बेच के जो पैसा आएगा, अनूप उसमें अपना कमीशन निकालेगा और पूरा का पूरा पैसा साकेत को दे देगा। तो ये कंसेप्ट है पार्टिसिपेटरी नोट का। इस पूरे कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है पार्टिसिपेटरी नोट का। कोई डाउट है तो हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, डाउट है तो हम यहीं पे खड़े रहेंगे, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो पार्टिसिपेटरी नोट ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक फॉरेनर बिना कोई डायरेक्टली अपना इन्वॉल्व हुए इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी के थ्रू में उस फाइनेंशियल मार्केट में। अगर उस विदेशी कंपनी को नुकसान हो गया तो एक तरह से उसका नुकसान हुआ है ना। अगर अनूप की कंपनी के पास गया साकेत 1 साल के बाद, अनूप की कंपनी के पास वो नोट लेके जाएगा, वो अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर 50 लाख का रह गया है, तो साकेत बोलेगा ठीक है यार, जो पैसा है वो वापस कर दो। 50 लाख रुपए से वापस करेगा, लेकिन बोलेगा देखो कमीशन तो मेरे को मिलेगा तब भी। तो कमीशन तब भी अनूप लेके फिर साकेत को उसका बचाया हुआ पैसा वापस कर देगा, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, नुकसान हो या फायदा हो, अनूप को कमीशन मिलता रहेगा। तो अब साकेत के पास पार्टिसिपेटरी नोट है, तो क्या होता है कि साकेत जो है पार्टिसिपेटरी नोट के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट को ले भी सकता है, दोबारा 1 साल बाद पूरा वापस कर सकता है। या तो वो साकेत बोलेगा कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया पार्टिसिपेटरी नोट है, ये मैं अभिनव को बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभिनव वो पार्टिसिपेटरी नोट को जो 1 करोड़ का था, वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीद लेगा। उसको लगेगा कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो ये पार्टिसिपेटरी नोट जो है मैं अभिनव जो अभिनव है वो साकेत से खरीद लेगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। अब साकेत का टेंशन खत्म है कि 10 लाख का फायदा उसने बैठे बैठे कमा लिया। अब ये भी वेट नहीं करना है कि एक टाइम के बाद या 1 साल के बाद उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद ये आलोक आता है अभिनव के पास, वो बोलता है ये बहुत बढ़िया पार्टिसिपेटरी नोट है तुम्हारे पास, ये तुम मेरे को दे दो। 1 करोड़ 20 लाख में वो उससे खरीद लेता है। और फाइनली 1 साल बाद आलोक जाएगा अनूप की कंपनी के पास कि अब मैं इस पार्टिसिपेटरी नोट का मालिक हूँ, अब मेरे को पैसा वापस कर दो, मैं इसको लेने के लिए आया हूँ।
इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। 1 साल का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल को बताने के लिए ले रहे हैं। आप 1 दिन में भी कर सकते हैं, 10 दिन में भी कर सकते हैं, 15 दिन में भी कर सकते हैं। तो ये आपका पार्टिसिपेटरी नोट का कंसेप्ट है, ये ट्रांसफरेबल भी होता है, ठीक है। तो एक तरह से ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है आपका पार्टिसिपेटरी नोट। अब इसमें सिक्योरिटी रिस्क आप बताइए क्या लग रहा है आपको? हमने देखा था मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें उससे लिंक हो रहा है, सिक्योरिटी रिस्क से लिंक हो रहा है। तो आप बताइए मेरे को कि सिक्योरिटी से कैसे लिंक हो रहा है, हमारे सिक्योरिटी का थ्रेट कैसे बन रहा है? बताइए आप लोग की सिक्योरिटी का थ्रेट कैसे बन रहा है ये? आप लोग सोच के बताइए ना, अभी तक कोई एक भी आंसर नहीं आया मेरे को। सिक्योरिटी का थ्रेट कैसे हो रहा है? आप अगर देख रहे हैं, हाँ रजत का आंसर आया कि ब्लैक मनी है या हवाला मनी है। जैसे बहुत सारा पैसा कमाया रजत ने, कच्चे में ब्लैक मनी कमाया है, उसको वो हवाला करके भेज देगा दुबई में। दुबई में अपने एक बेनामी आदमी को खड़ा करेगा और उसको बोलेगा पार्टिसिपेटरी नोट के तहत पैसा लगाओ इंडिया के शेयर मार्केट में। तो एक ये प्रोसेस करते हुए वो अपने ब्लैक मनी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है और उसका फ़ायदा भी उठा रहा है। टेरर फंडिंग भी है। टेररिस्ट जो है, अब टेररिस्ट थोड़ी ना अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लेके लाइन में खड़े रहेंगे सेबी के कि हमको अपना पैसा डबल करना है, हमको वो करना है, ठीक है। तो टेररिस्ट वगैरह जो हैं वो पार्टिसिपेटरी नोट के पास जाएंगे, ऐसे देश के पास जाएंगे जिनका कंपनी है जो अलाउ करता है ये सब, उनका खुद का नॉर्म इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो वो जाएंगे ऐसी कंपनी के पास और इंडिया में पैसा लगाएंगे। मतलब सोचिए टेरर वाला पैसा है, जो ड्रग से लाया हुआ पैसा है, जो ब्लैक मनी है, वो यूज़ हो रहा है आपके देश के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए। दूसरा है कि ये बहुत जल्दी बाहर निकलता है। एक तरह से जो नुकसान आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में था कि हम इसको फ्लाई बाय नाइट मनी बोलते थे या हॉट मनी बोलते थे, वो सेम चीज़ ये होगा आपके यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट वाले। जहाँ उनको दिखा फायदा हो रहा है किसी और देश में, तो तुरंत अपना पैसा लेके निकल जाएंगे। तो आपके मार्केट की स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो ये है पार्टिसिपेटरी नोट का बेसिक फंडा और इसका जो सिक्योरिटी का लिंक होता है वो, ठीक है। अब हमारे देश में क्या है इससे रिलेटेड रेगुलेशन, कि हम बोलते हैं कि अगर कोई 3 महीने से ज़्यादा अगर पार्टिसिपेटरी नोट में इन्वेस्टेड है तो उस कंपनी को, जैसे अनूप की कंपनी थी वो सेबी से रजिस्टर्ड है, सेबी अनूप की कंपनी को बोलेगी कि अनूप जो भी इंस्ट्रूमेंट पार्टिसिपेटरी नोट के तहत इन्वेस्ट हो रहे हैं वो 3 महीने से अगर ज़्यादा हैं तो उनका पूरा लिस्ट नाम सहित वो लिस्ट हमको देना है। लेकिन जो लोग ये सिक्योरिटी रिस्क कराने वाले लोग हैं वो 3 महीने तक वो इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते ही नहीं है। जैसे साकेत ने पहले खरीदा था, उसने बेच दिया इसको अभिनव को, अभिनव ने बेच दिया आलोक को। तो 3 महीने से ज़्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट को रखता नहीं है। जो लोग रखते भी हैं उन लोग फिर ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, या अपने बेनामी के थ्रू रखते हैं। तो ये जो आपका रेगुलेशन है उसको बाईपास करने के लिए इन लोगों ने कर दिया है कि थोड़े थोड़े देर में ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते जाएंगे, अपने पार्टिसिपेटरी नोट की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो हमने रेगुलेशन तो बनाया है कि 3 महीने से ऊपर वाले सारे पार्टिसिपेटरी नोट का डिटेल आपको देना पड़ेगा, नाम वाम सब कुछ, लेकिन हमने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। जो लोग पार्टिसिपेटरी नोट करना चाहते हैं उसका तोड़ निकाल चुके हैं। तो ये है पूरा फंडा पार्टिसिपेटरी नोट का। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, नहीं तो हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। अगर जीवीए में भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, हम उसको भी रिवाइज कर सकते हैं दोबारा।
ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे और कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, कोई अगर डाउट होगा भी तो आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं या फिर आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। अगर जीवीए से भी कोई रिलेटेड डाउट है, जीडीपी से भी कोई रिलेटेड डाउट है, या फिर आपको पार्टिसिपेटरी नोट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो भी आप पूछ लीजिएगा, या मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, थैंक यू।